बढ़िया। तुझे क्या लगा था मैं यहाँ घर आकर तुम्हारी नौकरानी बनूंगी? तुम्हारी बड़ी बहू जैसी मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तुम्हारी अकल ठिकाने ले आऊंगी और तुझे तो मैं एक दिन अच्छा सबक सिखाऊंगी। गांव के कुएं में धक्का मारकर तुझे मार डालूंगी, क्योंकि तू मेरा बहुत दिमाग खराब करती है। मैं अपने बेटे से कहूंगी कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हो। तू कहकर तो देख, तेरा बेटा मेरी ही बात सुनेगा, वो तेरी बात कभी नहीं मानेगा। तेरा बेटा तो मेरा गुलाम है और तेरे जैसी औरत को तो मैं अपने पैरों के नीचे रखती हूँ। एक बहुत ही पुराने गांव में सीता अपने परिवार के साथ रहती थी। बेटा मनमोहन, अब राघव की शादी की उम्र हो गई है। तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो कहीं ना कहीं रिश्ता जरूर पक्का करते, लेकिन घर के बड़े बेटे होने के नाते अब सारी जिम्मेदारी तुम पर ही आ गई है। माँ, आप चिंता ना करें, मैं और सुमन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे राघव का रिश्ता जल्दी हो जाए। हाँ माँ जी, मैंने एक जगह बात चला रखी है। अगर बात बन गई तो फिर बहुत जल्दी देवर जी का रिश्ता हो जाएगा। और भाभी, फिर इसके बाद तो मेरी बारी है। आप कहें तो लगे हाथ आपका भी लगन करवा ही देते हैं देवर जी। इसको तो मजाक करने की आदत है। ये सबसे छोटा है, इसकी बारी सबसे आखिर में ही आएगी। लेकिन माँ, ऐसा लगता है कि राघव से ज्यादा जल्दी तो प्रकाश को है। भैया, मुझे तो डर लगता है। आपको पत्नी के रूप में भाभी मिली जो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी पत्नी अगर अच्छी नहीं हुई और कहीं उसने घर तोड़ दिया तो ना जाने क्या होगा। मुझे तो शादी से डर लगता है। ऐसा कुछ नहीं होगा देवर जी, आप इतना मत घबराओ। हम आपके लिए अच्छी लड़की ही ढूंढ कर लाएंगे। घर टूटने का डर तो मुझे भी है बेटा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम शादी ही ना करो। सुमन को पाकर तो हम धन्य हो गए। अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए भी हम ऐसी ही संस्कारी बीवी ढूंढे। माँ, जैसा आप, भाभी और बड़े भैया करेंगे मैं तो उसी में खुश हूँ। चलिए भैया, अब हम खेतों की तरफ चलते हैं। राघव, तुम और प्रकाश चले जाओ, आज मुझे थोड़ा काम है। मैं पहले वो निपटा लूँ, फिर मैं तुमसे खेतों में मिलता हूँ। ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगे। राघव, प्रकाश और मनमोहन अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। सुमन बहू, वो लड़की कौन है जिससे तुमने राघव के रिश्ते की बात चलाई है? माँ जी, वो लड़की मेरे ही गांव की है, हमारे ही पड़ोस में रहती है और अच्छी लड़की है। उसका नाम नीलम है। सुमन भाभी, सीता भाभी, देखो आपका खत आया है। अरे सुरेश, आओ, तुम डाक लेकर आए हो। मौसी, बैठने का वक्त नहीं है, मैं खत लाया हूँ और ये सुमन भाभी के गांव से आया है। आप ये खत रखिए, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। बहू, जरा पढ़ो तो इसमें क्या लिखा है। माँ जी, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे राघव देवर जी का रिश्ता पक्का हो गया। अगले हफ्ते के सोमवार को शादी का मुहूर्त भी निकल आया है। मेरे पिताजी ने सब कुछ तय कर लिया है। अरे बहू, ये तो तूने बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी। अरे माँ सुमन, तुम दोनों इतने खुश क्यों लग रहे हो? क्या हो गया, मुझे भी बता दो। अरे मनमोहन, तू लौट आया। देख, तेरे आते ही कितनी बड़ी खुशखबरी आई है। हमारे राघव का रिश्ता पक्का हो गया। तो इसका मतलब नीलम के घर वाले शादी के लिए मान गए हैं? हाँ हाँ, वो लोग मान भी गए हैं और अगले हफ्ते शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया है। हमें सब कुछ जल्दी जल्दी करना होगा, हमारे पास समय बहुत कम है। मैं आज से ही शादी की तैयारी में लग जाता हूँ और सबसे पहले खेत जाकर राघव को भी इसके बारे में बताता हूँ। अब दूल्हे राजा को ज्यादा काम भी नहीं करने देना है। उसकी शादी में उसका चेहरा भी तो खिलना चाहिए। हाँ हाँ, आप जाइए और देवर जी को घर भेज दीजिए और शादी की तैयारी भी शुरू कर दीजिए। बहुत काम है। मनमोहन खेत जाता है। अरे राघव, अरे प्रकाश, ये काम छोड़ो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। क्या हुआ भैया, ऐसी क्या खुशखबरी है जो आप भागे हुए खेत की तरफ आ गए हैं? राघव, तुम्हारी शादी तय हो गई है। अगले सप्ताह का सोमवार तुम्हारी शादी के लिए तय हुआ है। जहां हमने बात चलाई थी उस लड़की के घर वाले मान गए हैं। लेकिन भैया, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? शादी के लिए तो बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। तो उस बात की चिंता मत कर, तेरा बड़ा भाई बैठा है ना, मैं सब करूँगा।
अब तू घर जा, काम मत कर। अब तो शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ मिलकर ही तू काम संभालना, तब तक तू आराम कर। नहीं भैया, शादी की तैयारी में मैं भी आपका हाथ बटाऊंगा। बड़े भैया, छोटे भैया की खुशी तो देखिए, फूले नहीं समा रहे हैं। तेरी शादी भी जल्दी करवाएंगे, फिर तेरी खुशी भी ऐसी ही होगी। क्या भैया, आप भी चलो घर चलते हैं और शादी की तैयारी करते हैं। मनमोहन और पूरा परिवार शादी की तैयारी में लग जाते हैं। शादी का दिन आता है और नीलम घर की बहू बन जाती है। बड़ी बहू, आओ, तुम छोटी बहू का स्वागत करो। तुम इस घर की बड़ी बहू हो। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम छोटी बहू का गृह प्रवेश कराओ। हाँ माँ जी, जैसा आप कहें। तो इसका मतलब इस घर में इस बुढ़िया के साथ साथ इस जेठानी की भी बात माननी पड़ेगी। आओ नीलम, क्या सोच रही हो? घर के अंदर प्रवेश करो। जी भाभी, आशीर्वाद दीजिए। भाभी, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। छोटी बहू, तुम्हारी और राघव की शादी बस कुछ ही दिनों में तय हो गई। तुम दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन बेटी, अब यही तुम्हारा घर है। हम सबको तुम अपना परिवार ही समझना और हमारी बड़ी बहू को अपनी बहन ही समझना। वो तुम्हें हमारे रीति रिवाज और इस घर की हर परंपरा के बारे में बताएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह हमारी बड़ी बहू ने आज तक इस घर को संभाला है, अब आगे तुम भी वैसे ही संभालोगी। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं बड़ी भाभी से सब सीख लूंगी और आपकी उम्मीदों पर खरी भी उतरूंगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है नीलम। जब तक मैं हूँ, तुम बेफिक्र रहो। तुम लोग बस देखते जाओ कैसे मैं तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ। शादी की तैयारी में तो हम बुरे तरह से थक गए हैं। मैं तो चला आराम करने। कह तो ऐसे रहा है जैसे सारा काम इसी ने किया हो। छोटे, तेरा भी जवाब नहीं। जाकर सो जा। कल सुबह छोटी बहू की पहली रसोई है, तो तुम दोनों को जल्दी उठना होगा। और बड़ी बहू, तुम भी छोटी बहू की मदद करना। माँ जी, मैं भी जल्दी उठकर नीलम का हाथ बटा दूंगी। कल नीलम की पहली रसोई है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे अपनी देवरानी के हाथों के बने हुए पकवान खाने को मिलेंगे। तुझे तो मैं खूब पकवान खिलाऊंगी, कल मुँह कहेंगी। चलो अब तुम सब सो जाओ, आराम करो और सुबह जल्दी उठ जाना। सभी लोग सो जाते हैं और अगली सुबह होती है। नीलम, नीलम, दरवाजा खोलो। अब उठ जाओ, तुम्हें आज सबके लिए खाना पकाना है। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हाँ बड़ी भाभी, आ रही हूँ। अरे, तुमने इस सर में ये दुपट्टा क्यों बांध रखा है? क्या हो गया है? मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और शरीर भी दर्द से टूटा जा रहा है। अरे, लगता है शादी की भाग दौड़ में तुम बीमार हो गई हो। कोई बात नहीं बड़ी भाभी, अब तो मैं इस घर की बहू हूँ। चाहे बीमार हो जाऊँ या मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे बहू की जिम्मेदारी तो निभानी होगी। चलिए, सबके लिए खाना बनाती हूँ। अरे, तुम कैसी बातें कर रही हो नीलम? हम सब एक परिवार हैं और अगर तुम बीमार हो तो तुमसे काम थोड़ी करवाएंगे। आओ, बस तुम मेरे पास बैठो और बैठकर आराम करो। मैं खाना बना देती हूँ। लेकिन अगर माँ जी को इस बारे में पता चलेगा तो वो नाराज होंगी। माँ जी बहुत अच्छी हैं, वो भला क्यों नाराज होंगी? आज मेरी पहली रसोई है। मैं नहीं चाहती कि माँ जी इस बात को लेकर नाराज हो जाएं कि बहू ने पहली रसोई बनाने से ही इनकार कर दिया। क्या आप एक काम कर सकती हैं भाभी? बोलो ना, आप माँ जी से ये कह देना कि ये सारा खाना नीलम ने ही बनाया है। लेकिन ये तो झूठ होगा। भाभी, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। मैं तो आपको बड़ी बहन समझकर कह रही हूँ। चलो ठीक है नीलम, अगर तुम ऐसा कहती हो तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि ये खाना मैंने बनाया है। चलो अब मैं रसोई तैयार कर लेती हूँ, तुम आराम करो। तुझे क्या लगा था तू मुझसे काम करवा लेगी और इतने सारे लोगों का खाना बनवा लेगी? तू अभी नीलम को जानती नहीं, सारा काम तो मैं तुझे से करवाऊंगी। बड़ी आई जेठानी बनेगी। सुमन सारा काम अकेले करती है और नीलम बैठे बैठे आराम करती है। अरे सुमन, नीलम, खाना तैयार हो गया है क्या? भाई, मुझे तो बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। आप सबको आज उठने में बहुत देर हो गई है। खाना तो मैंने कब से बना कर रखा है। खाना तुमने क्यों बनाया? आज तो छोटी बहू को खाना बनाना था। अरे हाँ, वो तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। सारा खाना नीलम ने ही बनाया है, उसने तो मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। वाह छोटी बहू, तुमने तो बिल्कुल बड़ी बहू जैसा खाना बनाया है। मेरे तो भाग्य खुल गए हैं जो तुम्हारे जैसी बहू मुझे मिली है। तुम तो बहुत अच्छी हो। अरे माँ जी, मैं तो बस भाभी से ही सीख रही हूँ। नीलम, तुमसे शादी करने से पहले मुझे सच में इस बात का डर था कि क्या मेरी पत्नी भी सुमन भाभी जैसी अच्छी होगी।
जिसमें सारे गुण होंगे। लेकिन तुम्हारे हाथ का खाना खाने के बाद आज मैं ये बात समझ गया कि मेरे भी भाग्य खुल गए हैं और मुझे भी सुमन भाभी जैसी ही पत्नी मिली। सुमन भाभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एकदम आप जैसी लड़की ही मेरे लिए ढूंढ कर निकाली। अरे अब एक दूसरे को धन्यवाद ही देते रहोगे। जल्दी जल्दी खाना खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। फिर खेतों में काम करने भी जाना है। प्रकाश, मनमोहन और राघव खेत में चले जाते हैं। अरे शादी की भाग दौड़ में धोने के लिए बहुत सारे कपड़े जमा हो गए हैं। नीलम और सुमन, तुम नदी पर जाकर वो कपड़े धो लो, नहीं तो पहनने के लिए एक जोड़ी भी कपड़े नहीं बचेंगे। हे राम, मैं तो मर गई। अरे छोटी बहू, तुम्हें क्या हुआ? अरे माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। तुम आराम करो, एक काम करते हैं, मैं और बड़ी बहू कपड़े धोकर लेकर आते हैं, तुम कुछ खा लो। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। नीलम, तुमने रात को भी कुछ ज़्यादा नहीं खाया और अभी भी तुमने कुछ नहीं खाया, ऐसे कैसे चलेगा? थोड़ा तो खा लो। नहीं भाभी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। चलो छोटी बहू, तुम्हारे लिए आकर कुछ बना देंगे, अभी तुम आराम करो, हम काम करके आते हैं। अच्छा हुआ दोनों यहाँ से चली गई। अब मैं अपने लिए कुछ अलग से खाने को बनाऊंगी और उनके आने से पहले खा भी लूंगी और सारे बर्तन धोकर फिर से बिस्तर पर लेट जाऊंगी। इनको क्या लगता है ये लोग मुझसे काम करवा लेंगे? ऐसी सास और ऐसी जेठानी को तो मैं अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। चलो, अब पेट पूजा तो हो गई, अब मजे से आराम किया जाए। वो दोनों आती ही होंगी इतने सारे कपड़े धोकर। बड़ी बहू, लगता है छोटी बहू को अपने मायके की याद आ रही होगी, इसलिए उसकी तबीयत बिगड़ गई है। कोई बात नहीं माँ जी, धीरे धीरे वो इस परिवार में घुल मिल जाएगी। देखिए, बातों ही बातों में हम घर पहुँच गए। देखते हैं नीलम की तबीयत कैसी है। छोटी बहू, अब तुम्हारा पेट दर्द कैसा है? हाँ माँ जी, अब थोड़ा आराम है, अब थोड़ा ठीक महसूस हो रहा है। देखिए ना, मेरी वजह से सारा काम आप दोनों को ही करना पड़ रहा है, मैं माफ़ी चाहती हूँ। अरे छोटी बहू, कोई बात नहीं, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ, तुम्हारा दर्द नहीं समझूंगी तो किसका समझूंगी। सुमन भाभी, आपका खत आया है। अरे सुरेश भैया, आज किसका खत है? आपके गांव से आपके पिताजी ने तार भेजा है। अरे लेकिन अभी थोड़े वक्त पहले ही तो खत आया था, अचानक से इतनी जल्दी तार कैसे आ गया? मैं पढ़कर देखती हूँ। हाँ बेटी, पढ़ो, क्या लिखा है? माँ जी, पिताजी बहुत बीमार हैं, मुझे जल्द गांव जाना होगा। हाँ बहू, तुम देर मत करो, तुम जल्द से जल्द जाओ, मैं पीछे से मनमोहन को भी भेज दूंगी, मेरी चिंता मत करो। ठीक है, आप दोनों अपना ध्यान रखना, मैं अभी चलती हूँ। सुमन अपने मायके चली जाती है। पीछे से नीलम बीमारी का बहाना करके सारा काम सीता से करवाती है। माँ जी, मेरे तो सिर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा बुखार भी लग रहा है, क्या आज रात का खाना आप बना देंगी? बहू, तुम बड़े दिनों से बीमार चल रही हो, तुम कहो तो मैं वैद्य जी को बुला देती हूँ, वो तुम्हारा इलाज कर देंगे। हे भगवान, आपको लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ, इसलिए आप वैद्य की बात कर रही हैं ना? अरे छोटी बहू, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। हे राम, अब मैं कहाँ जाऊँ? किसी को मेरी बातों का विश्वास भी नहीं। माँ जी को लगता है कि मैं काम चोरी करती हूँ। अरे क्या हो गया? माँ को क्या हो गया? आप लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? देखिए ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने माँ जी से कहा कि आज रात का खाना आप बना लीजिए, और माँ जी ने तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। अरे माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप तो कहती हैं कि बहू बेटी समान होती है, तो आप अगर बेटी का दर्द नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? लेकिन बेटा, मेरी बात तो सुनो। माँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ यही सब चल रहा है। आप बड़ी भाभी से ज्यादा प्रेम करती हैं और आप मेरी पत्नी को हमेशा काम बताती रहती हैं। लेकिन नीलम ने आज तक कोई काम किया कहाँ है? इसका मतलब आप मेरी पत्नी को कामचोर कह रही हैं। राघव, तुम ये किस तरह से बात कर रहे हो? बड़े भैया, आप बीच में मत बोलिए। आपकी पत्नी को इस घर में जो दर्जा हासिल है वो मेरी पत्नी को नहीं। अरे आप मेरी वजह से लड़ाई मत कीजिए, मैं तो अभागी हूँ, बीमार शरीर रहता है। मैं तो जब से इस घर में आई हूँ पेट भर खाना भी नहीं खाया। सोचती हूँ क्या पता माँ जी को लगे काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। मेरी पत्नी भूखी प्यासी रहती है और इतना काम करती है, लेकिन भैया मैंने भाभी को कभी काम करते नहीं देखा। सारा काम तो माँ करती है। तू छोटा है, तू छोटे की तरह रहे, ज्यादा जुबान मत चला।
तुम सब मेरी बीवी के खिलाफ हो गए हो। मैं अपनी बीवी के साथ अलग घर में रहूंगा, बहुत जल्दी अलग घर भी बना लूंगा। मेरी बड़ी बहू ने कभी ऐसी बातें नहीं की। बड़ी बहू, जल्दी से घर आ जाओ। देखो तुम्हारे घर संसार का क्या हाल हो गया है। अगली सुबह होती है। माँ जी प्रणाम, आप कैसी हैं? देखिए मैं आ गई। बड़ी बहू, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। क्या तुम्हारे पिताजी अब ठीक हैं? हाँ माँ जी, सब ठीक है। अच्छा हुआ सुमन, तुम आ गई। आज चावल की फसल लगानी है, लोग ज्यादा चाहिए, तो अच्छा होगा तुम और नीलम भी साथ चलो। जेठ जी, मेरे तो पैरों और हाथों में बहुत दर्द है, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। नीलम, जब भी तुम्हें कोई काम कहा जाता है तो तुम्हें बीमारी की याद कैसे आ जाती है? बड़े भैया, मेरी पत्नी से तमीज से बात कीजिए, वो बेचारी बीमार है और आप उससे ऐसे बात कर रहे हैं। अरे छोड़िए ना, मैं चलती हूँ ना, मेरी जगह माँ जी को ले जाइए। कैसी बातें करती हो नीलम, इस उम्र में माँ जी खेतों में काम करेंगी? मैं चलती हूँ, चलिए। माँ जी, वो चारों तो खेत में चले गए। अच्छा होगा आप जल्दी से कुछ खाना पकाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बहू, उनके जाते ही तुम्हें भूख लगने लगी? अभी तो तुम्हारी तबीयत खराब थी। अरे बुढ़िया, ज्यादा मत बोल। अब तुझे सब पता चल ही गया है तो मेरी बात सुन। चुपचाप मेरी बात मानेगी तो फायदे में रहेगी, नहीं तो तेरा गला दबाकर अगर तुझे मार भी दूंगी ना तो भी तेरा बेटा मुझ पर ही यकीन करेगा। इसलिए चुपचाप काम कर और एक कोने में पड़ी रह, और किसी से कुछ कहा तो तेरी खैर नहीं। भैया, आप लोग काम करिए, मैं घर से पानी लेकर आता हूँ। हाँ प्रकाश, जल्दी जाओ। प्रकाश घर पहुँचता है और नीलम की बदतमीजी चुपचाप देखता है। ये भाभी मेरी माँ के साथ कैसा व्यवहार कर रही है? अगर अभी भाभी से कुछ कहूँगा तो फिर से कोई नई कहानी भैया को सुना देगी। आज मुझे भैया के सामने भाभी की सच्चाई लानी ही होगी। जल्दी से खेत से सबको बुला लेता हूँ, ऐसा ही करता हूँ। भाग कर जाऊंगा तो जल्दी पहुँच जाऊंगा, खेत ज्यादा दूर नहीं, जल्दी जल्दी चलता हूँ। बड़े भैया, छोटे भैया, बड़ी भाभी, जल्दी घर चलिए। क्या हुआ प्रकाश? छोटे भैया, आज आपको कुछ दिखाना है ताकि आपके सामने सच्चाई आए। कौन सी सच्चाई? नीलम भाभी की सच्चाई। आज आप अपनी आंखों से देखिए। ये सब तुम क्या कह रहे हो? अगर प्रकाश कह रहा है तो हमें घर चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर जैसा तुम कह रहे हो वैसा नहीं निकला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पहले आप घर तो चलिए। चारों लोग घर पहुंच जाते हैं और छुपकर नीलम को देखते हैं। बढ़िया, तुझे क्या लगा था मैं यहाँ घर आकर तुम्हारी नौकरानी बनूंगी? तुम्हारी बड़ी बहू जैसी मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तुम्हारी अकल ठिकाने ले आऊंगी और तुझे तो मैं एक दिन अच्छा सबक सिखाऊंगी। गांव के कुएं में धक्का मारकर तुझे मार डालूंगी क्योंकि तू मेरा बहुत दिमाग खराब करती है। मैं अपने बेटे से कहूंगी कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हो। तू कहकर तो देख, तेरा बेटा मेरी ही बात सुनेगा, वो तेरी बात कभी नहीं मानेगा। तेरा बेटा तो मेरा गुलाम है और तेरे जैसी औरत को तो मैं अपने पैरों के नीचे रखती हूँ। बहुत जल्दी मैं और राघव अलग हो जाएंगे और तुम्हारे इस घर का और जायदाद का बंटवारा होगा और अपने हिस्से में मुझे सबसे ज्यादा जमीन चाहिए। तुम तो देखती जाओ बढ़िया कि मैं क्या करती हूँ। तुम्हारा कौन सच मानेगा कि इतनी बेचारी बीमार बहू ऐसा भी कर सकती है? तुमने हमारे सीधे होने का बहुत फायदा उठा लिया है नीलम। अब बस हुआ, आज मैंने तुम्हारी सच्चाई अपनी आंखों से देख ली। अरे देखो ना, आपकी माँ मुझ पर कितना अत्याचार कर रही है। मैं तो बीमार हूँ, फिर भी मुझे उठना पड़ा। अब नाटक बंद कर दो नीलम, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने खुल चुकी है। तुम जिस दिन से इस घर में आई हो उस दिन से नए नए खेल खेल रही हो। मैंने पहले ही दिन तुम्हारी सच्चाई देख ली थी, लेकिन मुझे लगा कि तुम अभी बच्ची हो, धीरे धीरे समझ जाओगी। तुमने तो इस घर में एक बार खाना तक नहीं बनाया, अपनी पहली रसोई भी तुमने मुझसे बनवाई। तुम हमारी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करोगी और हम तुम्हें छोड़ देंगे। अभी के अभी हमारे घर से निकल जाओ। आप सभी मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। तुम माफी के नहीं, सजा के लायक हो। जाओ और अपने मायके में रहो। जब सभी गांव वालों को ये बात पता चलेगी कि तुम्हारी सच्चाई क्या है और ये बेचारी बीमार बहू के पीछे की क्या असलियत है, तो सब तुम पर थू थू करेंगे और यही तुम्हारी सजा है। ऐसा मत करो बच्चों, ये हमारे घर की बहू है, इसे सुधरने का मौका दो। माँ ये सजा की हकदार है, इसे सजा मिलनी ही चाहिए
और इसकी सजा यही है कि ये अपने मायके पर ही रहे। जब इसके माता पिता इससे सच्चाई पूछेंगे तब देखते हैं ये क्या कहेगी। नीलम निकलो यहाँ से। इस तरह से झूठी नीलम की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और राघव नीलम को घर से निकाल देता है। कई महीने अपने मायके वालों और गांव वालों के ताने सुनने के बाद नीलम की अकल ठिकाने आती है और वो सीता के पैरों में गिर जाती है। सीता नीलम को माफ कर देती है और उसके बाद नीलम कभी कोई झूठा बहाना नहीं करती और घर का हर एक काम करती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।